class 9th. In last class we have studied about cell membrane. Now we are going to start the next topic, cell wall. हमने आपको बताया था, देखिए पहले इसको समझिए ये लिखा क्या है. प्लांट सेल्स हैव एन एडिशनल प्रोटेक्टिव wall outside the plasma membrane called cell wall. ध्यान से एक बार और इसको पढ़ लीजिए आप लोग. Plant cells have an additional protective wall outside the plasma membrane called cell wall. हमने कल एक फिगर बनाया था, आपको याद होगा. प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन का ही बना रहे थे, उसी में हमने बताया था प्लांट सेल के समय इसे डबल लाइनिंग किया था, याद होगा आपको. ये अंदर वाले को हमने बताया था आपको सेल मेम्ब्रेन. तो ये एडिशनल अब सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एडिशनल एक लेयर है. तो ये जो लेयर है इसी को हम लोग कहते हैं सेल वॉल, एडिशनल लेयर है. अब देखिए इसके पीछे कारण क्या है, तो कारण पता चलेगा जब इसके फीचर्स को समझिएगा. अब देखिए इसका फीचर्स कह रहा है रिलेटिवली थिकर दैन द सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन के कंपेरिजन में ये थिकर होता है, यानी मोटा होता है. सेल मेम्ब्रेन लिविंग था लेकिन ये नॉन लिविंग है. वो क्या था, वो बहुत ही डेलिकेट था लेकिन ये रिजिड है. ठीक है, परमिएबल होता है, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, और ये सेल्यूलोज का बना होता है. ये मेन पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल वॉल किस से बना होता है, व्हाट इज मेड अप ऑफ सेल वॉल. तो यहाँ याद रखिएगा सेल्यूलोज. तो ये फीचर में बहुत सारी बात छुपी हुई है, ध्यान से देखिए. सेल मेम्ब्रेन के कंपेरिजन में ये थिकर है, नॉन लिविंग है, रिजिड है, परमिएबल है और सेल्यूलोज का बना हुआ है. अब यहीं पर क्लियर हो गया कि क्यों एडिशनल वॉल की ज़रूरत है. प्लांट जो होता है वो लिविंग है लेकिन वो क्या होता है, स्टेशनरी होता है, यानी कि अपने जगह पे एक जगह ही पड़ा हुआ रहता है. आपको कोई किसी हार्श कंडीशन में रहना पड़े, जैसे कि आजकल धूप ज़्यादा है, थोड़ा सा धूप आपको ज़्यादा लगेगा, ऑटोमेटिक है आप किसी छाया वाली जगह पर चले जाइएगा. लेकिन प्लांट का कहाँ जाएगा, वो नहीं जा सकता है, इट कांट गो एनीवेयर, उसको वहीं रहना है. तो उस कंडीशन में रह के भी अपने आप को बचाना है, तो कैसे बचाएगा, तो वही वहाँ पर ऐसे कंडीशन में बचाने का काम नेचर ने एक एक्स्ट्रा इसको लेयर दे के किया है, जिसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं. अब यहाँ पर बात करेंगे इसके फंक्शंस के बारे में. तो जैसे सेल मेम्ब्रेन का जो फंक्शन था लगभग उसी टाइप है इसका भी फंक्शन है. ध्यान से देखिए, कहता है डिटरमाइन द प्लांट सेल, यानी कि सेल का शेप. डिटरमाइन प्लांट सेल इस शेप, यानी कि शेप को देने का काम करता है. प्लांट सेल कैसा शेप का होगा, जैसे सेल मेम्ब्रेन शेप दे रहा था वैसे प्लांट सेल भी उसको शेप दे रहा है. दूसरा, प्रिवेंट ड्राइंग ऑफ द सेल, कोई सेल सूख न जाए, ज़्यादा धूप पड़ेगा तो हो सकता है सूख जाए, उसको बचाने का काम, इसको ड्राइंग अप होने से रोकने का काम करता है सेल वॉल. तीसरा है प्रोटेक्ट्स इंटरनल्स, यानी इंटरनल कहने का मतलब है इंटरनल सब्सटेंसेस, अंदर में जितने भी सब्सटेंस जो होते हैं किसी प्लांट सेल के अंदर, उन सभी को प्रोटेक्ट करने का ये काम करता है. अब कहता है कि डज नॉट अलाउ मच वाटर टू इंटर इन. प्लांट्स जैसे सेल में कैपेसिटी है कितना पानी होना चाहिए, तो ये नहीं कि ठीक है रूट को, तो देखिए प्लांट में कोई नर्वस सिस्टम होता नहीं है, कंटिन्यूसली रूट का एक ही काम है वाटर एब्जॉर्ब करना और ऊपर भेजना. और कैसे भेजता है ये तो टिश्यू के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये जानिए कि बस लगातार भेजते रहता है. तो लगातार आप ही पानी पीते रहिएगा, एक समय आता है जब एक गिलास के बदला 2 गिलास मिलता है तो आप रोक देते हैं, क्योंकि आपका एक नर्वस सिस्टम बहुत बढ़िया कैटेगरी का है जो आपको मना करता है कि नहीं अब काम हो गया. लेकिन प्लांट में ऐसा होता नहीं है, तो फिर कैसे होगा. तो वाटर बहुत ज़्यादा प्लांट सेल के अंदर एंट्री न कर जाए, इसको रोकने के लिए भी ये काम करता है. इसके बाद है हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस. बहुत सारे सब्सटेंस प्लांट में इधर से उधर जाते रहते हैं, जैसे रूट से लीव्स की तरफ जाएंगे, लीव्स से भी जो प्रिपेयर्ड फूड है वो भी जाएगा पूरे प्लांट के अंदर. तो उन सभी को ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है. कैसे करता है ये टिश्यू चैप्टर में आपको पढ़ना है जाइलम फ्लोएम के बारे में, लेकिन ये जानिए कि फंक्शन के तौर पर सेल वॉल इतना सारा काम करता है. डिटरमाइनिंग द शेप ऑफ प्लांट सेल, prevent drying of the cell, protects internal substances, does not allow much water to enter in, helps in transportation of substances. तो ये रहा सेल वॉल. अब यहीं पर हम चाहेंगे कि हम लोग पढ़ लें एक और ही बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस टॉपिक को हम लोग जान लें. हाँ, एक और बात याद आया, पहले उसको भी जान लेते हैं. वो आपका मेन बात क्या है,
इसको याद रखिएगा, नोट के तौर पर याद रखिएगा तो याद रहेगा आपको। वायरस डज नॉट हैव एनी मेम्ब्रेन। किसी भी वायरस में कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, याद रखिएगा। आजकल भी वायरस फैला हुआ है, कोरोना वायरस सुनते ही होइएगा, कोविड-19। तो कोई भी दुनिया का वायरस हो उसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन, देखिए सेल वाल तो होने का सवाल ही नहीं है, सेल मेम्ब्रेन भी उसमें नहीं होता है। ये अक्सर पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के तौर पर बच्चों के टेस्ट लेने के लिए, ताकि बच्चे इस बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वायरस डज नॉट हैव एनी मेम्ब्रेन। अब मेरा टॉपिक क्या था जो पढ़ाने वाले थे, वो टॉपिक है प्रोटोप्लाज्म। ये वर्ड याद होगा, इस वर्ड को देने वाले आदमी का नाम था जेपुरकिंजी। याद होगा, सन भी आप लोगों को याद होगा, 1938 के में इन्होंने दिया था जेपुरकिंजी। तो जेपुरकिंजी ने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था। किसको दिया था याद है? याद होना चाहिए। फ्लूइड प्रेजेंट इन सेल, किसी सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको उन्होंने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था। लेकिन दरअसल अभी याद रखिए, ये जो प्रोटोप्लाज्म है इसका दो हिस्सा है। एक हिस्सा का नाम है साइटोप्लाज्म और एक हिस्सा का नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इसको एक फिगर से समझिए, अभी समझ में आ जाएगा। ये मान लीजिए सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, तो ये रहा न्यूक्लियस और ये रहा सेल मेम्ब्रेन। तो एक देखिए यहाँ जो लिक्विड है, यानी कि न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो लिक्विड है उसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के अंदर भी लिक्विड होता है, फ्लूइड पार्ट पाया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो दो पार्ट हो गया, यानी कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों मिल करके किसको बनाता है? तो प्रोटोप्लाज्म को बनाता है। यानी प्रोटोप्लाज्म का दो हिस्सा हो गया। पूरे सेल के अंदर जितना भी फ्लूइड भरा हुआ है सभी को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, लेकिन वो जो फ्लूइड है वो दो हिस्से में बटा हुआ है। एक जो हिस्सा है वह है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का हिस्सा, जिसको साइटोप्लाज्म बोलेंगे, और एक होता है न्यूक्लियस के बीच का हिस्सा जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। ये भी टॉपिक खत्म हो गया। इसके बाद से अब हमें साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ना है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।